हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू के क्वेश्चन। हमारे 10 एमसीक्यूज हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 11। आइए सर, एमसीक्यू नंबर 11 केस बेस्ड सिनेरियो का करते हैं। 11 नंबर आपसे सर कह रहा है मिस नेहा, नेहा के बारे में बात कर रहा है। नेहा इज engaged in a supply of services. She is registered under GST and has opted to pay tax under composition scheme for service provided under section 10(2)(a). ये पूरा केस मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाले एमसीक्यू नंबर 10 के अंदर बताया था। अगर आपको उसके वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो सेम प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, वहां पूरा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। तो नेहा जी चूंकि सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो इनके लिए मैक्सिमम लिमिट टर्नओवर की कितनी हो गई, 50 लाख रुपीस की हो गई। सर मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई सर टर्नओवर की, 50 लाख रुपीस। और इनके लिए कंपोजिट रेट टैक्स का कितना होगा, कमेंट करो प्लीज प्लीज प्लीज। 3% प्लस 3% सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट आएगा। ओके सर, द टर्नओवर ऑफ द क्वार्टर एंडिंग वाज जून वाज 12 लाख रुपए। ठीक है, जून क्वार्टर का क्या है, 12 लाख रुपए का टर्नओवर था। ड्यूरिंग जुलाई शी क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 लाख एंड ऑप्टेड आउट फॉर कंपोजिशन स्कीम। शी ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन जुलाई। अब देखो ये जुलाई में ट्रेडिंग ऑफ गुड्स भी करने लगी हैं। चलो ठीक है सर। शी सप्लाइड एंड गुड्स टू बी वेल एलएलपी ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस। अब देखो ये टू लिखा है, मतलब नेहा जी सप्लाई कर रही है टू, मतलब नेहा जी क्या है यहाँ पे, नेहा जी सप्लायर हैं और ये नेहा जी के लिए आउटवर्ड सप्लाई है। क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक, और ये एक्स फैक्ट्री बेसिस पे दे रही है। सर आपको क्वेश्चंस में दो बातें समझ में आएगी, एक एक्स फैक्ट्री बेसिस और एक FOR बेसिस। ठीक, दोनों का मतलब क्या होता है सर, देखो ये एक फैक्ट्री है सर, फैक्ट्री है, हाँ ये एक अजीब सी फैक्ट्री है। ठीक है सर जी, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ठीक है, और सर यहाँ पे कहीं फैक्ट्री का एक गेट बना दिया गया, ये ऐसे फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है पूरी। ठीक सर, यहाँ पे फैक्ट्री का गेट है। ठीक, यहाँ पे एक कस्टमर की शॉप है, ये कस्टमर की शॉप है। अब क्या होता है, ये जो फैक्ट्री का गेट है, अगर यहीं पे आप गुड्स की सप्लाई देते हो तो इसको बोला जाता है एक्स फैक्ट्री बेस, एक्स फैक्ट्री बेसिस। ठीक है, एक दूसरा होता है सर कि जो गुड्स है ना, ये आप जिम्मेदारी लिए हो कि इस शॉपकीपर के डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे, इसको कहते हैं FOR बेसिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, FOR बेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक ले जाने का जो फ्रेट होता है वो इनवॉइस में ऐड करना पड़ता है। ठीक ठीक है सर, ये एक्स फैक्ट्री बेसिस है। चलिए, और आपने अगर पढ़ा होगा वैल्यू चैप्टर में, तो वैल्यू चैप्टर में हम बोलते हैं किसी भी कमोडिटी की वैल्यू बोलते हैं कि जो एक्चुअल गुड्स की वैल्यू ली गई प्लस गुड्स की एक्चुअल वैल्यू प्लस ऑल इंसिडेंटल, अगर हम कोई चार्जेस ले रहे हैं इंसिडेंटल चार्जेस, वो वैल्यू में इंक्लूड होता है। सब्सिडी भी इंक्लूड होती है अगर वो रिलेटेड लिंक्ड टू प्राइस होती है और नॉन गवर्नमेंट एंटिटी से मिलती है वगैरह। ठीक ठीक है सर, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, 53,000 रुपीज। बेसिक प्राइस कितना है, 53,000 रुपीज का है। ठीक है सर, आउटवर्ड फ्रेट मतलब सर फैक्ट्री से, देखो ना, देखना देखना यहाँ पे सर, फैक्ट्री से इनकी शॉप तक पहुंचाने का आउटवर्ड फ्रेट है 12,000 रुपए। लेकिन हम अगर एक्स फैक्ट्री, हम सिर्फ और सिर्फ एक्स फैक्ट्री कर रहे हैं ट्रांजेक्शन सप्लाई, तो सर ये फ्रेट मेरी वैल्यू का, ट्रांजिशन का पार्ट नहीं बनेगा, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, और इस फ्रेट पे जीएसटी की बात नहीं की जाएगी, बिकॉज हमने क्या एक्स फैक्ट्री बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मेरी जीएसटी के लिए ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद बोलता है सर पैकिंग चार्जेस 5,000 लगे। तो देखो ऑल इंसिडेंटल चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो ये सर 5,000 रुपीज में मेरी वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं सर। नेक्स्ट लिखा है कि डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज का सर डिस्काउंट आपको देना पड़ रहा है, डिस्काउंट आपका जा रहा है 2,000 रुपए का, नॉट इंक्लूडेड इन इनवॉइस। लेकिन सर रिसीविंग पेमेंट पे, ऑन रिसीविंग पेमेंट, ये पेमेंट पे जाएगा, तो आप बिल में इनवॉइस में तो नहीं देंगे। और डिस्काउंट के केस में भी आपने, अगर डिस्काउंट के केस अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि या तो ये मेंशनड हो, या तो एट द टाइम और बिफोर द सप्लाई ये मेंशनड हो। मेंशनड होता है, पहले से पता होता है
तो डिस्काउंट की वैल्यू को एडजस्ट किया जा सकता है क्रेडिट नोट देके, या वैल्यू को डिडक्ट किया जाता है और डिस्काउंटेड वैल्यू पे, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, जो बायर था उसने जो आईटीसी ले लिया था, आईटीसी ले लिया था, उसको रिवर्स करना पड़ता है। सर इतना स्पीड में क्यों बताया, चलो अगेन बता देते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए का सामान था, 10% आप डिस्काउंट देते हो और ये पेमेंट 10 दिन के अंदर अगर करता है तो इसको मिल गया 1,000 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन 10,000 रुपए पे 1800 का जीएसटी था। ठीक, 10,000 प्लस 1800 जीएसटी मतलब 11,800 का टोटल इनवॉइस थी। ठीक ठीक है। अब सर 1,000 रुपए जब इसको डिस्काउंट होगा ना, तो ये जो बायर है जिसने 1800 का आईटीसी लिया होगा, 1,000 रुपए पे 18%, 180 रुपए का आईटीसी इसको रिवर्स करना पड़ता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे जो है डिस्काउंट वो गिवन ऑन द पेमेंट है, तो अभी इस इनवॉइस का कोई ट्रीटमेंट वैल्यू के लिए नहीं करेंगे। तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 53,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज, डेट इज 58,000 रुपीज की मेरी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाई मिस नेहा, नेहा जी ने जो बी वेल एलएलपी को सप्लाई की, उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 58,000 रुपीज। कैसे होगी ये आपको बता दिया गया है, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं सर। 58,000 रुपीज यहाँ पे बात कर दी गई है। अभ्यास सीरीज 40 आवर्स कोर्स है जिसमें आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व करवा दी गई है। चलो नेक्स्ट आते हैं सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू बी वेल एलएलपी शी रिसीव half of the amount in advance of 22nd of July। अगेन सर, गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में ये दो अलग अलग चीज होती है। गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है किसी को, तो सर ये टाइम ऑफ सप्लाई में कंसीडर नहीं किया जाता है। एडवांस मिला है तो कोई इनवॉइस नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है। ठीक, अगर मान लो आपने कोई कमोडिटी के लिए 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया और बाद में वो ट्रांजेक्शन नहीं दिया, आपने सप्लाई नहीं की और रिसिप्ट वाउचर दिया था, तो बाद में जब सप्लाई कैंसिल होती है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो वहां पे रिफंड वाउचर बना दिया जाता है। चलो एक्स्ट्रा बातें आपको बताते चलेंगे। लेकिन सर्विस के केस में जस्ट अपोजिट है। सर्विस के केस में अगर एडवांस आ गया तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है और इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने गुड्स के लिए एडवांस लिया है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। द गुड्स वर डिस्पैच्ड फ्रॉम अवर फैक्ट्री ऑन 25th of July and delivered to 28th of July। She raised the invoice, नेहा ने इनवॉइस को रेज किया है 30 जुलाई को, एंड द बैलेंस पेमेंट वाज आल्सो रिसीव्ड इन द सेम डेट। देखो नेहा ने फिर कुछ गलतियां कर दी। सर क्या गलतियां कर दी बता देते हैं आपको। देखिए भाई साहब, देखिए आपके लिए इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट बताई गई है। इनवॉइस इशू की कुछ लास्ट डेट बताई गई है, जहां पे गुड्स के लिए कहा गया कि जिस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, केवल हम मूवमेंट वाली की बात कर रहे हैं भाई, वो जैसे ही उसका मूवमेंट होगा, जैसे ही मूवमेंट होगा, मतलब जिस दिन ये ट्रांजेक्शन किया जा रहा है 25 जुलाई को ये डिस्पैच किया जा रहा है, तो मूवमेंट 25 जुलाई को हो गया, तो 25 जुलाई को इसकी इनवॉइस बनानी पड़ेगी। लास्ट डेट टू इश्यू ऑफ इनवॉइस है, क्योंकि इसी दिन इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा। ठीक ठीक है। और सर सर्विस के केस में कहा जाता है कि सर्विस के केसेस में या तो फिर जिस दिन आपने सर्विस दी है, सर्विस से विद इन 30 डेज आप कभी भी, विद इन 30 डेज आप कभी भी इनवॉइस दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनको लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कितनी आ जानी चाहिए थी, इनको 25 जुलाई को, देखो हम इसको रेड कलर से कर रहे हैं, याद रखना 25 जुलाई को इन नेहा जी को, नेहा बहन जी को अपनी दे देनी चाहिए थी इनवॉइस। ठीक है। मिस नेहा रिसीव्ड 25 इनवॉइस फ्रॉम द वेरियस सप्लायर इन्वॉल्विंग जीएसटी। रुक जाओ नेहा, शांत बैठो, बहुत बोल ली, पहले अब क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। हाँ, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई मेड टू बी वेल एलएलपी। तो भाई बी वेल एलएलपी के लिए इनवॉइस इशू करने की क्या लास्ट डेट होती है, इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट 25th of जुलाई आई थी, और यही टाइम ऑफ सप्लाई भी आ जाता है, याद है पढ़ाया है। हाँ सर, तो 25 जुलाई आना चाहिए था, 25 जुलाई आ गया। कुछ और भी क्वेश्चन है क्या सर, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी कैन, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो सर नहीं होगा अभी हमसे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। इसको भी हम बाद में देखेंगे। आओ पहले क्वेश्चन ही पूरा पढ़ लेते हैं। आइए सर जी, नेहा जी जो क्या की हैं, नेहा रिसीव की है 25 इनवॉइसेस फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 1,50,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। नेहा ये क्या की हो तुम, यहाँ पे आओ नेहा, ये तुम्हारे इनपुट के लिए हम बात कर रहे हैं।
नेहा जी ने क्या किया, इनपुट मिस एन ने 25 इनवॉइसेस फ्रॉम द वेरियस सप्लायर इन्वॉल्विंग जीएसटी 1,50,000 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 25 इनवॉइसेस इनको इनपुट हुई हैं, लेकिन वाइल फाइलिंग जीएसटी R3B फॉर द सेड मंथ ऑफ 20th अगस्त द she found that only 20 invoice involving GST of rupees 1 lakh were अपलोडेड बाय द सप्लायर। केवल 20 इनवॉइस अपलोड की गई है। इसका क्या मतलब होता है, देखो तो इसका एक मतलब आपको बता देते हैं। आइए, इसका मतलब देखो क्या होता है। जब भी आप क्या होते हैं, आप एक सप्लायर हैं, ठीक, दिख रहा है क्या आपको? चलो सर, अब आप क्या हो, आप एक सप्लायर हो, देखना। जब आप एक सप्लायर हैं, ठीक है, और यहाँ पे होता है रेसिपिएंट, हम पूरा आपको चीज बताते हैं। जुलाई तक जितनी भी सेल्स होती है, जुलाई तक जितनी भी सेल्स होती है, इसको 10th ऑफ अगस्त को अपना GSTR1 फिल करना पड़ता है, जो जिसका रिफ्लेक्शन इसके पे 20th ऑफ अगस्त में 3B के अंदर GSTR3B के अंदर दिखाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे नेहा रेसिपिएंट है, नेहा ने कहा कि इसी तरीके के 25 सप्लायर सप्लायर 1 था, इसी तरीके से सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4, सप्लायर 5, इसी तरीके से सप्लायर जो है 25 सप्लायर से इसने कुछ ना कुछ माल लिया। तो वो लोग जब अपना GSTR1 भरेंगे ना, जब वो सबके सब अपना GSTR1 भरेंगे, तो नेहा के 3B में दिखाएगा कि कितना टैक्स इनके नाम पे जमा हो गया, जिसका वो इनपुट ले सकती हैं। मतलब सर, अरे बाबू, जब सप्लायर ने मान लो 10,000 रुपए का बिल जमा किया, 10,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी का, 1800 रुपए किया, तो ये 1800 रुपए GSTR1 में दिखाएगा और किसके नाम पे जमा करेगा? नेहा के नाम पे। नेहा इसका इनपुट ले सकती है। तो इसी तरीके से ये 25 सप्लायर में से पता चलता है कि सिर्फ 20 सप्लायर, केवल और केवल 20 सप्लायर ने ही अपना GSTR1 में रिफ्लेक्ट किया, जिसका नेहा को इनपुट मिल रहा है। अब एक कहानी आती है कि सर बाकी के 5 सप्लायर का क्या, जिन्होंने अपनी इनवॉइस GSTR1 नहीं भरा, तो 5 सप्लायर के क्या क्रेडिट खत्म हो जाएंगे? तो यहाँ पे रूल बोलता है कि 5 सप्लायर्स के लिए भी क्रेडिट आपको मिल जाएगी, बट 10% ऑफ इलिजिबल लिमिट, इलिजिबल ITC। अब ये इलिजिबल ITC क्या होता है, ये क्या होता है सर, इसको अब हम बताते हैं, जरा पूरा ये क्लियर कर लें। अब देखो क्या होता है इलिजिबल ITC, आपको हम बता रहे हैं। डिलीट, ओहो, आधा अधूरा डिलीट होता है। डिलीट कहाँ गए भाई? चलो सर, छोटा करके काम करते हैं। डिलीट, सर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ये ऐसे हो रहा है? डिलीट, डिलीट एंड लास्ट डिलीट। सर इस चीज को ही हटा दें क्या, कहीं और बता दें आपको? नहीं, चलिए आइए। देखो हुआ क्या, मान लीजिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम बात करते हैं। आपके GSTR3B, नेहा की बात हो रही है यहाँ पे, नेहा के नेहा नेहा के GSTR3B में शो करता है कि 1 लाख रुपए तक की तो 20 इनवॉइस में आ गया ITC, लेकिन जो 5 इनवॉइस है, मान लो ये 20,000 रुपए की है, इसकी ITC ये कैसे ले? तो कहा जाता है कि टोटल ITC नेहा जितना 3B में दिख रहा है 1 लाख रुपए, ये तो आप ले सकती हो, 1 लाख रुपए ये ले सकती हो, प्लस ये 20,000 नहीं ले सकती, लेकिन 10% ऑफ इलिजिबल ITC, 10% ऑफ इलिजिबल ITC आप ले सकती हैं। अब बात आती है कि सर 10% ऑफ इलिजिबल ITC क्या होगा? तो इलिजिबल ITC का मतलब होता है वो इलिजिबल ITC जो आपके 3B में शो कर रहा है, मतलब 10% ऑफ 3B। तो यहाँ पे आप 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए और क्रेडिट ले सकती हैं। तो 1 लाख रुपए प्लस 10,000, टोटल 1,10,000 रुपए का आप ITC ले सकती हैं, जबकि आपके 3B में सिर्फ और सिर्फ नेहा जी 1 लाख रुपए दिखा रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन की बात याद रखिएगा, यहाँ पे मान लो तुम्हारा इलिजिबल ITC 1 लाख है, और जो ITC जो 50 इनवॉइस थी, एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, मान लो वो 2,000 रुपए उस पर ITC बनता था, जो ITC रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वो सिर्फ 2,000 का था, तो 10% ऑफ एलिजिबल ITC तो 10,000 हो गया, लेकिन लिमिट लग जाती है, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 1,02,000 का ही ITC ले सकती हैं। एग्जाम्पल, आपका बनता ही ITC 1,02,000 का था, जिसमें से 1 लाख का ITC आपका 3B में दिख रहा है, 2,000 का नहीं दिख रहा है। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। तो आपको 1,10,000 का ITC नहीं लेना है, क्योंकि आपका बनता ही 1,02,000 का ITC था, तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 का ITC लीजिए जितना बनता है, क्योंकि ये 10% इलिजिबल लिमिट आपकी 2,000 से एक्सीड कर गई है। अब ये रिवीजन बैच है, इसमें रिवीजन बैच क्या मतलब, रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ तक बस इतना ही पॉसिबल है। साइकिल बन भाई, चलो ठीक है। यहाँ पे अब नेहा जी के साथ क्या हुआ कि नेहा के केस में हम देखते हैं, देखो
नेहा ने 25 इनवॉइसेस जो ली थी सप्लायर से 1,50,000 की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें से उनके 3B में कितना दिख रहा है, ऑन 20 अगस्त शी फाउंड 20 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 1 लाख रुपीज। सर एलिजिबल आईटीसी इनका 1 लाख रुपए दिख रहा है और 1.5 लाख में से 1 लाख की इनवॉइस 3B में दिख रही है, 50,000 की नहीं दिख रही है। जो नहीं दिख रही है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 10% ऑफ एलिजिबल लिमिट। तो सर 10% कितना आता है, 10,000 रुपए। तो सर यहाँ पे 1,10,000 का ही यह आईटीसी क्लेम कर सकती है। 1,50,000 इनपुट होने के बावजूद क्योंकि इनवॉइस चढ़ी नहीं थी, ये इनवॉइस चढ़ी नहीं थी, इसलिए ये आईटीसी सिर्फ 1,10,000 रुपए का ले सकती है नेहा जी। क्लियर है? आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस नेहा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो 1,10,000 यहाँ पे इसका आंसर आएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखा जाए इसका आंसर 1,20,000 आ रहा है। 1,20,000 कैसे आ रहा है? वन सेकेंड चेक करते हैं कि कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। देखिए यहाँ पे ICAI की ही आपकी बुक है, यहाँ पे लिखा है कि ITC ऑन इनवॉइस डेबिट नोट विच हैव बीन अपलोडेड टू सप्लायर इन देयर GSTR1 100% ITC कैन बी क्लेम्ड ऑन सच इनवॉइस और डेबिट नोट, और ITC ऑन विच डेबिट नोट हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय सप्लायर इन देयर GSTR1, तो 10% ऑफ एलिजिबल ITC 10% of eligible ITC available on invoice debit notes uploaded on supplier in their GSTR1 can be claimed on such a invoice or debit note। ओके ओके, यहाँ पे लिखा है कि भाई साहब 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी आपको लेना है, जैसा कि आपकी ICAI की बुक में ही लिखा हुआ है। ये बुक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किस चीज की बुक है, कहाँ से ये नोट्स निकले हैं? ये नोट्स निकले हैं ये देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर, और ये CA फाइनल की बुक है, ये डायरेक्ट CA फाइनल की बुक है, आप देख सकते हैं। ठीक ठीक है सर, और ये लेटेस्ट एडिशन की भी बुक है। अब आते हैं अपने MCQ पे। सर आ गए हैं क्वेश्चन में, तो अभी तो 1,10,000 ही मुझे आंसर लगता है, लेकिन अभी आगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी तक तो आंसर यही लग रहा था, लेकिन अब आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ ही लिया जाए। आइए, 28 जुलाई 30 जुलाई को यह सप्लाई किया है, आगे कहीं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि कहीं हो सके हमसे कोई फिगर छूट तो नहीं ना गई है। ये भी जुलाई है, ड्यूरिंग ही क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर एंड 50 लाख, ये इनकी आउटवर्ड लाइबिलिटी है। बेटा अगर हमसे कुछ फिगर छूट गई होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलो एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन लिखा है, मिस नेहा सप्लाइड गुड्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। पवन को एन अनरजिस्टर्ड पर्सन 150 रुपए, उमेश रजिस्टर्ड पर्सन 110 रुपए, और रेंस ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी 250 रुपए। नन ऑफ द अबव पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टैक्स इनवॉइस। सर टैक्स इनवॉइस किसको इशू नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते मतलब क्या, आप नहीं इशू करते तो भी चलेगा। किसको? अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है और नॉट रिक्वायर्ड टैक्स इनवॉइस है, नॉट रिक्वायर्ड टैक्स इनवॉइस है, पर्सन अनरजिस्टर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड टैक्स इनवॉइस है, एंड वैल्यू जो है वो लेस देन 200 है, लेस देन 200, इक्वल्स टू 200 नहीं, लेस देन 200 है, तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो पवन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसको टैक्स इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको इनवॉइस मत दो, चलेगा। लेकिन उमेश रजिस्टर्ड पर्सन, आपको इसको इनवॉइस देनी ही पड़ेगी, और जो रेंट ट्रस्ट है इसका 200 रुपए से ऊपर की सप्लाई से इसको भी आपको इनवॉइस देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब सिर्फ पवन जी को आप बिना इनवॉइस दिए काम चला सकते हैं। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। ठीक है, ऊपर के सारे अमाउंट टैक्सेस से एक्सक्लूसिव है। ऑल सप्लाई referred above is intrastate supply specified otherwise. Condition applicable to availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. From the following information provided above, choose the most appropriate answer. तो choose the most appropriate answer पे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। मिस नेहा नीड नॉट इशू इनवॉइस फॉर द फॉलोइंग पर्सन। तो पवन के लिए बस इनको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आंसर चेक करें, हाँ भाई यहाँ पवन आया, यहाँ 25 जुलाई आया, यहाँ 28,000 रुपये ही आया है। पवन के लिए इनको इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं थी। बाकी चीजें डेटा तो क्लियर हो गया अपना। चलो आगे पढ़ते हैं सर। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून अंडर CGST SGST। तो याद रखना क्वार्टर एंडिंग जून यहाँ पे एक कंपोजिशन में थी, नेहा कंपोजिशन में थी, और 3% CGST और 3% SGST जाएगा। तो सर कंपोजिशन में जब थी तो इसका टर्नओवर देखिए, यहाँ पे लिखा है जून का 12 लाख रुपए का टर्नओवर है। ठीक, जून का 12 लाख, क्वार्टर जून का 12 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो 3% और 3% CGST 36,000 रुपए
ईच जाएगा 36,000 रुपये ईच, मतलब CGST और SGST 36,000 रुपये जाएगा, तो 36,000 ईच ही जाएगा आपका। सेकंड आंसर आपका 58,000 आया था, ये 1,20,000 यहाँ पे दिया है, बट मेरा 110 आ रहा है और मिस्टर पवन है। अब एक सेकंड में एक बार फिर से इसको चेक करता हूँ कि क्या कुछ इसमें एडिशनल बात लिखी हुई है। देखो, फॉर सप्लाईज प्रोवाइडेड टू बी वेल लिमिटेड शी received half of the balance as 22nd July. The goods were dispatched from factory on 25th July and delivered to 28th July. She raised the invoice on 30th of July. Then the balance amount was received on the same date. चलो हटाओ यहाँ से। नेहा को 25 इनवॉइसेज रिसीव हुई फ्रॉम द वेरियस सप्लायर इन्वॉल्विंग GSTR3 भी 1,50,000 रुपए का। टोटल 1,50,000 रुपए की 25 इनवॉइसेज थी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई के लिए। While filing GSTR3B for the said month 20th August, she found that only 20 invoices involving rupees 1 lakh were uploaded by the supplier. सर 1 लाख की ही अपलोड किए गए थे सप्लायर के द्वारा। 10% हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 10% ऑफ एलिजिबल लिमिट इंटू 1 लाख रुपीज। तो जुलाई के लिए तो हमें लगता है 1,10,000 की ही आंसर सही आएगा। 1,10,000 ही आंसर हमें सही लग रहा है। अब यहाँ पे 1,20,000 अगर किसी और बेसिस पे किया होगा तो आपके अकॉर्डिंग में अगर 1,20,000 आ रहा होगा तो प्लीज 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 करेक्ट मी कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो 1,10,000 आ रहा है। जनरली ICAI के बुक में ऐसी कोई मिस्टेक्स मिलती नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1,10,000 आ रहा है। हो सके मुझसे कोई फिगर छूट जा रही हो, अकेले बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। अगर आपको कुछ नया इसमें दिखता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।